उस अधेड़ उम्र के आदमी को शिवम की ताकत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो शिवम के साथ रहना चाहता था। उसने तुरंत शिवम को जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे दृष्टि नारंग के बारे में पता है। वो इस वक्त एक बंगले में है, लेकिन वहां बहुत टाइट सिक्योरिटी है, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। मेरे भाई से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो बता रहा था कि अंदर जाने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बंगले तक ले जा सकता हूं। शिवम किसी भी तरह दृष्टि तक पहुंचना चाहता था और उसे पता था कि यह आदमी इसमें उसकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है चलो। इतना कहकर शिवम ने टैक्सी रोकी और वो दोनों उसमें बैठकर दृष्टि तक पहुंचने के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ रेन फॉरेस्ट विला में दृष्टि, जगनपुरी, अविनाश नारायण, जतिनानंद हर कोई एक साथ बैठा हुआ था। इसके अलावा वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था जो दृष्टि की सुरक्षा के लिए गांधी परिवार से भेजा गया था। वो दृष्टि का पूरा ध्यान रख रहा था, लेकिन इस वक्त गांधी परिवार की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। हरिद्वार में उनके बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। कई सारे परिवारों ने उनके छोटे छोटे बिजनेस को खत्म कर दिया था और वो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले थे। हर कोई सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा था। दृष्टि बहुत गहरी सोच में थी और काफी टेंशन में थी। दृष्टि की सुरक्षा के लिए उस बूढ़े आदमी के अलावा वहां पर दो और अनजान आदमी थे जो दृष्टि को काफी सारी चीजों के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक ने दृष्टि की तरफ देखकर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, देखिए मिसेस गांधी, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि गांधी राजस्व पाठ और शिवम का सारा बिजनेस अब आपके हाथों में है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ हाथ मिला लें और ये सब हमें सौंप दें। हम इसे बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखेंगे और आपको आपका हिस्सा मिलता रहेगा। अगर आप हमें खुशी खुशी सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम अपने पर आ गए तो आपको बेवजह इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सहना पड़ जाएगा। बकवास बंद करो। उस अनजान आदमी की बात सुनकर गांधी परिवार के रक्षक गौरव गांधी ने उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, वो दृष्टि को कुछ भी नहीं होने दे सकते थे और दृष्टि किसी के दबाव में आकर कोई कदम ले ये उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं था। गौरव गांधी जो दृष्टि के पीछे खड़े थे वो आगे आए और उन्होंने उन दोनों अनजान आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, स्टैन और ली, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो यहां इंडिया में गांधी राजस्व पाठ लेने चले आए। तुम्हें पता भी है वो क्या है? वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बना ही नहीं है और कभी सपने में भी मत सोचना कि वो तुम्हारे हाथ लग जाएगा। तुम्हारी औकात ही नहीं है, इसलिए चुपचाप यहां से वापस चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांधी परिवार को धमकाने की? स्टैन और ली दो काफी बड़े माफिया थे। इनका कोई परिवार नहीं था। इन्होंने सालों पहले अपनी फैमिली को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया था और अब एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जगह जगह पर छोटे मोटे अटैक्स करवाते थे। वो इंडिया की ट्रेडिशनल बुक्स के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि उन बुक्स से उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ पता चले या ना चले, लेकिन वो बहुत बड़े किलर बन जाएंगे। उनकी ताकत में अलग बदलाव आ जाएगा और वो बस यही चाहते थे। गौरव गांधी को इस तरह चिल्लाते हुए देख स्टैन ने दृष्टि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बुढ़े की सुनोगी तो मारी जाओगी। गांधी परिवार तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जो खुद को नहीं बचा पाया वो तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हमारे साथ हाथ मिला लो। तुम बहुत खूबसूरत हो। हम तुम्हें किसी न किसी काम पर लगा ही देंगे। तुम जहां भी जाओगी हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तुम चाहो तो हमारे साथ हमारी टीम में जुड़ सकती हो। बस हमें वो बुक दे दो और शिवम की सारी प्रॉपर्टी भी। हम तुम्हें बहुत खुशी से रखेंगे, यकीन मानो। स्टैन की बात खत्म होते ही ली ने अपनी बेल्ट से अपनी गन बाहर निकाली और उसे दृष्टि के सामने टेबल पर रख दिया। फिर बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, मैं और मेरा भाई ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। अब फैसला तुम्हारा है। हम अमेरिका से यहां तुमसे बातचीत करने आए थे।
हमें गांधी परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम एक ही अटैक में उन्हें बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन हम तुमसे जोर जबरदस्ती करके ये हासिल नहीं करना चाहते, इसलिए बड़े प्यार से मांग रहे हैं, मान जाओ। एक अच्छी खासी जिंदगी या एक दर्दनाक मौत, फैसला तुम्हारे हाथों में है। स्टैन और ली की बातें सुनकर दृष्टि ने उनकी तरफ काफी गुस्से से देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह से धमकी भी दे सकता है। लेकिन तभी सिमी दृष्टि के बगल में आकर बैठी। उसने दृष्टि का हाथ पकड़ा और बड़ी ही धीमी आवाज में डरते हुए कहा, दृष्टि बेटा, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो, ये बहुत ताकतवर हैं। और अब शिवम के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बचा सके। मैं चाहती हूं कि तुम इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलकर एक शांत जिंदगी जियो। छोड़ दो ये सब कुछ दृष्टि, दे दो इन्हें सब कुछ। सिमी नारंग पिछले कुछ दिनों में हो रही इन घटनाओं से बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि कल जब ये दोनों आए थे तो गांधी परिवार का एक भी एक्सपर्ट उनके एक भी अटैक को नहीं झेल पाया था। तो अगर गांधी परिवार इनसे लड़ता है तो जाहिर सी बात है कि यही लोग जीतेंगे। उसके बाद नारंग फैमिली का भी बहुत बुरा हाल होगा। सिमी की बात सुनकर अविनाश और जगनपुरी भी दृष्टि की तरफ देख रहे थे। उनका फैसला भी दृष्टि के फैसले से जुड़ा हुआ था। अगर दृष्टि गांधी राजस्व पाठ और शिवम की प्रॉपर्टी इन लोगों को देने का फैसला करती है तो अविनाश और जगनपुरी भी अपना अपना हिस्सा इन लोगों को सौंप देंगे। अब गांधी परिवार इन लोगों से नहीं लड़ पा रहा है तो अविनाश और जगनपुरी चाहकर भी इन दोनों से नहीं लड़ पाएंगे। जब ये दोनों ऑफिस में आए थे तब जतिन आनंद ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके आदमियों ने जतिन आनंद को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसलिए अविनाश समझ चुका था कि अब मामला हाथ से निकल गया है, या तो अब कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिमी, स्टैन और ली की बातें सुनकर दृष्टि ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने सिमी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और काफी गंभीर आवाज में स्टैन और ली की तरफ देखते हुए कहा, गांधी राजस्व पाठ मेरा नहीं है, वो शिवम की अमानत है और उसे मैं किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दृष्टि के फैसले को सुनकर सिमी बहुत ज्यादा हैरान थी। वहीं दृष्टि सिमी के इरादों को बहुत अच्छे से जानती थी। शिवम की मौत की खबर सुनने के बाद जब दृष्टि शोक में थी, डिप्रेशन में थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी, अकेली कमरे में बंद थी, तब सिमी ने अविनाश और जगनपुरी से बहुत सारा पैसा निकलवा लिया था और उसे अपने मायके भिजवा दिया था। दृष्टि अपनी मां के इरादों को समझ चुकी थी कि सिमी शिवम की जायदाद पर नजर बनाए हुए थी और ज्यादा से ज्यादा पैसे हथियाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ शिवम के खून पसीने की कमाई थी। शिवम ने ये सब कुछ अपनी मेहनत से कमाया था और दृष्टि इसे इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब उसे सारी सच्चाई पता चली तो उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद सिमी को 1 रुपया नहीं मिला। अब स्टैन और ली शिवम की सबसे खास चीज मांगने आए हैं जिसे दृष्टि कभी नहीं दे सकती। दृष्टि का जवाब सुनकर स्टैन का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ लड़की, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुम्हारा भेजा खोल दूंगा। चुपचाप हमें वो बुक दे दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम हमें भड़काने की कोशिश कर रही हो। स्टैन के पीछे खड़ा उसका एक नौजवान बॉडीगार्ड ये सब कुछ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर दृष्टि पर थी। उसने अपने बॉस स्टैन की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, मेरे हिसाब से आप बेवजह इस लड़के के साथ बहस कर रहे हैं। इसके सर पर बंदूक रखकर सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स और वो बुक ले लीजिए, उसके बाद इसे मेरे हवाले कर दीजिए। मैं इसकी सारी अकड़ एक ही रात में निकाल दूंगा। अपने बॉडीगार्ड की बात सुनकर स्टैन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो अपने बॉडीगार्ड को बहुत अच्छे से जानता था। अगर उसके हाथ कोई लड़की लग जाए तो वो उसकी जान निकाल लेता है और दृष्टि वाकई बहुत खूबसूरत थी। इधर ये लोग दृष्टि के साथ बदतमीजी से बातें कर रहे थे और उधर टैक्सी में शिवम बहुत ज्यादा परेशान था। उसे दृष्टि और गांधी परिवार की बहुत ज्यादा चिंता थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा। गांधी परिवार और दृष्टि पर अटैक हुआ। शिवम के पूरे बिजनेस को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। अगर गांधी परिवार ने अपने एक्सपर्ट्स को दृष्टि के पास नहीं भेजा होता तो शायद वो लोग दृष्टि को मार डालते।
शिवम को पूरा यकीन था कि भले ही वो 1 साल के लिए लापता था, लेकिन तब भी ऐसे छोटे मोटे लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती कि वो शिवम पर या शिवम की चीजों पर हमला करें। जरूर बात कुछ और है। कोई है जो लगातार शिवम के खिलाफ खबरें फैला रहा है और लोगों को भरोसा दिला रहा है कि अब शाह परिवार और गांधी परिवार के पास कोई भी नहीं है, वो चाहे तो सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। ये बात छोटे मोटे एक्सपर्ट्स को भी पता है। वो भी शिवम के बिजनेस को हथियाना चाहते हैं। इसका मतलब कोई तो है जो इस खबर को बहुत आगे तक फैला चुका है और शिवम को ये सब कुछ जल्द से जल्द रोकना होगा। शिवम के लिए सब कुछ इसलिए इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला था क्योंकि वो पहले भी कई बार इंडिया से बाहर गया है और दिल्ली में तो वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन तब भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके बिजनेस पर अपनी आंख गड़ा सके। और आज शिवम के मरने की एक खबर से हर कोई अपने अपने बिल से बाहर आकर शिवम की दौलत को हथियाने की कोशिश करने लगा। शिवम ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, बस एक बार ये पता चल जाए कि दृष्टि और बाकी लोग सही सलामत हैं, उसके बाद तो मैं एक एक को देख लूंगा। उनका वो हाल करूंगा कि वो दोबारा कभी मेरे परिवार की तरफ नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे। क्या होगा जब शिवम रेन फॉरेस्ट विला पहुंचेगा? क्या होगा जब दृष्टि और उसके परिवार वाले शिवम को इस अवतार में देखेंगे? क्या दृष्टि आज भी शिवम पर उतना भरोसा करती है और उससे उतना ही प्यार करती है? क्या शिवम अपने बिजनेस को और गांधी राजस्व पाठ को सही समय पर बचा पाएगा?